ऑल राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप गेट 2022 के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, अभी तक आपकी प्रिपरेशन की जर्नी बहुत ज़्यादा ऑसम थी, मुझे भी पता है। और बहुत लोगों ने इंजीनियरिंग का एक्चुअल मतलब गेट एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम समझा है। 2 साल का सिलेबस जो हमने बहुत ही आसानी से स्किप कर दिया था रट रट के, उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस हमने अभी समझा है। तो दिसंबर और जनवरी का मंथ बहुत अलग होता है, हमारा डीमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। हमने जो भी प्रिपरेशन की है वो एक्चुअल में उसका कुछ आउटपुट हम निकाल भी सकते हैं कि नहीं, हमें खुद पे डाउट आना स्टार्ट हो जाता है। हर किसी ने एम किया था अंडर 100 आने का, फर्स्ट रैंक आने का, वो अभी भी आप एम कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। टेस्ट सीरीज का कंप्लीट गाइडेंस दूंगा मैं इस वीडियो में, बहुत ही ध्यान से देखना है वीडियो। हम टेस्ट सीरीज क्यों दे रहे हैं सर? क्योंकि गेट एग्जाम में हम डायरेक्टली जाके मार्क्स नहीं निकाल सकते थे। अगर मैं आपको डायरेक्टली गेट एग्जाम में आके अटेम्प्ट करने बोलूंगा तो अब बहुत सारे मिस्टेक्स वहां करने की प्रोबेबिलिटी है, और बहुत लोग करेंगे भी। वो मिस्टेक्स हमें अभी पता करने हैं। जितने भी मैं टॉपर से अभी तक मिला हूं, या फिर जो टॉपर इस साल गेट एग्जाम में बनेगा, उसके भी 100 में से 30 मार्क्स ही आने वाले हैं पहले के मॉक टेस्ट में। और ये ग्रोथ भी बहुत कम से कम होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपने पहले मॉक टेस्ट में 30 लाए थे, इस सेकंड मॉक में आप डायरेक्टली 40 लाओगे, जरूरी नहीं कि सब लोग ला पाएंगे। क्योंकि मॉक टेस्ट इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि आप मैक्सिमम मिस्टेक जो आप कर सकते थे आपको बता सके। ठीक है, हर मॉक टेस्ट का लेवल सेम नहीं होता, और हर मॉक टेस्ट में सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। हर मॉक टेस्ट अपने आप से अलग होती है, तो इंप्रूव करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। पर अगर आप मिस्टेक्स रिपीट नहीं कर रहे हो, ये एक पैरामीटर है आपके लिए जज करने का कि आप इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं। आपके जितने भी काइंड ऑफ मिस्टेक्स होते हैं सारे एक्सेप्टेबल है, बस कोई भी मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करनी है। और एक चीज बताता हूं, जनवरी के मंथ में जाके मॉक टेस्ट लिखो, दिसंबर के मंथ में कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट लिखो। ये मैं क्यों बता रहा हूं सर? बहुत लोग समझेंगे कि अभी से मैं मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट करता हूं ताकि जो भी मेरे इंप्रूवमेंट हो सकती है मुझे करने का ज्यादा चांस मिले। बहुत लोग कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट स्किप करके डायरेक्टली मॉक टेस्ट लिखेंगे अभी, और वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे डीमोटिवेशन का। मॉक टेस्ट या फिर फुल लेंथ टेस्ट होता क्या है सर? 10 सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, और 10 सब्जेक्ट हैंडल करना एग्जाम में भी डिफिकल्ट है, और एग्जाम से पहले रिवाइज करना भी डिफिकल्ट है। और उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर, कैलकुलेशन, क्वेश्चन रिव्यू पे डालना, स्किप करना, ये अलग अलग और भी प्रॉब्लम्स है मॉक टेस्ट के। तो अगर आपको मॉक टेस्ट में आसानी फील करनी है तो क्यों ना उसमें से आधा से ज्यादा चीज हम पहले ही सीख के आए। तो वो आपको एक एडवांटेज आप कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट से ले सकते हो। दिसंबर मंथ में आप 2-3 सब्जेक्ट हैंडल करना सीखो सर। जो इंसान 2-3 सब्जेक्ट हैंडल करना सीख जाएगा, 2-3 सब्जेक्ट रिवाइज करना सीख जाएगा एग्जाम से पहले, वो ऑफकोर्स मॉक टेस्ट में जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट में भी वर्चुअल कैलकुलेटर होगा, कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट में भी आपको स्किप करके आगे जाना है, रिव्यू पे डालना है। तो वो सारा आर्ट जो एक टेस्ट सीरीज का होता है वो मॉक टेस्ट में जाके सीखने से पहले आप कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट में सीख सकते हो। जो लोग ये सारे प्रॉब्लम्स, जो मिस्टेक्स आपके करा सकते हैं, अगर आप कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट में करोगे तो आप मॉक टेस्ट में जाके अच्छा परफॉर्म करने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो जो लोग भी उल्टा सोच रहे हैं कि मैं अगर अभी स्टार्ट नहीं करूंगा तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉक टेस्ट में सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन कैसे स्किप करे, कौन सा क्वेश्चन कब चूज करे, वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे हैंडल करे, एग्जाम का प्रेशर कैसे हैंडल करे। और मेरे हिसाब से 10 या फिर 15 मॉक टेस्ट भी अगर आप दोगे तो भी इनाफ है। किसी भी क्लास के टेस्ट सीरीज में 10 या फिर 15 मॉक टेस्ट ही होते हैं, और उतने ही आपको देने चाहिए। अगर आप 40-50 देने का एम कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ही बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट का सिग्निफिकेंस आपको नहीं रहेगा। फिर गेट एग्जाम देखो, एक साल में एक बार आता है, इसलिए हमें डर लगता है। अगर हर दिन गेट एग्जाम होता है तो हम उससे बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं। पर एक साल में एक बार आ रहा है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा भी टेस्ट नहीं देने कि उसका कोई सिग्निफिकेंस ही ना रहे, उसका कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं रहे। मॉक टेस्ट देने से पहले भी आपको डर लगना चाहिए। तो कम से कम मॉक टेस्ट देने हैं, इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने हैं, 10 या फिर 15 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, और वो आप सिर्फ दोगे जनवरी के मंथ में। अभी आप जितने भी कॉम्बिनेशनल सब्जेक्ट टेस्ट लिख सकते हो, सब्जेक्ट टेस्ट लिख सकते हो, वो आप लिखने की कोशिश करो। टॉपिक वाइज टेस्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात कौन सी टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट हो सकती है, मैंने एस एकेडमी का टेस्ट सीरीज लगाया था, आप भी एस एकेडमी का टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। ठीक है, एस एकेडमी का टेस्ट सीरीज में जितने मार्क्स आप लास्ट के फेज में मिलेंगे आपको मॉक टेस्ट में, आप देख लेना, लगभग आपको सेम मार्क्स
एक्चुअल गेट एग्जाम में भी मिलेंगे। ये वैसे काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज एक्चुअल गेट एग्जाम भी होगी। तो यही मेरा कुछ आपके लिए सजेशन था। और अभी आपको मैं बताता हूं कि एनालिसिस कैसे करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से। बहुत लोग समझ नहीं पाते कि शॉर्ट नोट्स कब यूज करना है और मेन नोट्स कब यूज करना है। किसी भी टेस्ट से पहले जो भी आपको रिवाइज करना है, चाहे वो कॉम्बिनेशनल हो चाहे वो मॉक टेस्ट हो, जितने भी सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करने किसी भी टेस्ट से पहले, वो आप शॉर्ट नोट से रिवाइज करने की कोशिश करो। और किसी भी टेस्ट होने के बाद आपको कॉन्सेप्ट आपका इंप्रूव करना है। जो भी आपके मिस्टेक आपने किए थे, समझो कि एक क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दिया और वो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट वीक हो गया है, अभी मुझे बहुत सारी चीजें मैं भूल गया हूं, या फिर मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वापस से रिकॉल कर सकूं अच्छी तरीके से, तब आप मेन नोट्स यूज करोगे। तो टेस्ट के बाद जो भी पार्ट आता है वो नोटबुक का पार्ट आता है। टेस्ट से पहले जो भी रिवीजन होगी वो शॉर्ट नोट से होगी, ठीक है। और आपके जो भी मिस्टेक्स आ रहे हैं उसे अच्छी तरीके से नोट डाउन करो कि क्यों मिस्टेक आए हैं, आपका कहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, आपका किस काइंड ऑफ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हो रहा है तो वो कॉन्सेप्ट वापस से अपने नोटबुक में आके देखो, उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखो जो भी आपने नोटबुक पे लिखे थे, एक बार गो थ्रू कर दो। और जितने भी आपने क्वेश्चंस राइट भी किए हैं उस क्वेश्चन में भी चेक करो कि आपको कुछ चीजें और पता चल पाती है कि नहीं। मतलब मैंने तो आंसर निकाल लिया, पर क्या एक बेटर अप्रोच वहां पे मुझे मिल सकती है? क्या उससे आसान कोई एक अप्रोच है? क्या मेरा कोई और कॉन्सेप्ट वहां पे मैं सीख सकता हूं उन्होंने जो भी सॉल्यूशन वहां पे लिखा है? ये सारी चीजें एनालिसिस में आती है। एनालिसिस का मतलब सिर्फ यही नहीं कि मैं अपने सिर्फ मिस्टेक्स देखना चाहता हूं, जो भी मैंने राइट भी अटेम्प्ट किए हैं उनके सॉल्यूशंस भी देखो कि मुझे कुछ और सीखने मिल सकता है कि नहीं। समझ में आ रहा है? गेट एग्जाम का मतलब मैं आपको बता देता हूं। गेट एग्जाम इज नॉट अबाउट चेकिंग योर एप्टीट्यूड। गेट एग्जाम इज ऑल अबाउट गेटिंग करेक्ट आंसर इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। आप पहले अटेम्प्ट में अपना आंसर निकाल सकते हो कि नहीं सर? बहुत लोग इस बात से वरीड है कि मैं सर अपनी स्पीड कैसे बढ़ाऊं। देखो, आप स्पीड बढ़ाओगे आपका कैलकुलेशन एरर होगा। बहुत लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं। टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन देखते हैं, उसका सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर उन्हें रियलाइज होता है कि अरे ये वाला मेथड से शायद से आंसर नहीं आ सकता, मुझे दूसरा मेथड यूज करना चाहिए। फिर दूसरा मेथड लिखते हैं, ये वाला मेथड भी वर्क नहीं करेगा। फिर तीसरा मेथड उन्हें लगता है कि हाँ ये मेथड प्रॉपर है, इस तरीके से मैं क्वेश्चन क्रैक कर सकता हूं। पर जो उन्होंने टाइम वेस्ट किया 2 मेथड ट्राई करने में, जो उन्होंने टाइम वेस्ट किया उनके दिमाग में चल रहा है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। तो अभी वो स्पीड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं कैलकुलेशन, और स्पीड बढ़ाने के चक्कर में अभी उनका कैलकुलेशन एरर हो रहा है। तो ये सारी गलतियां क्यों हो पाई थी सर? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते वक्त उसने प्रॉपरली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं किया। किसी भी टेस्ट में सॉल्यूशन कितना फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कितना ध्यान से पढ़ सकते हो ये इंपॉर्टेंट है। कि क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा, उसे ध्यान से समझा, बिना क्वेश्चन ध्यान से समझे आप करेक्ट आंसर निकाल ही नहीं सकते सर। ये सबसे पहली बात आप नोट करके रख लो। बिना क्वेश्चन समझे आप करेक्ट आंसर निकाल ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझना। उसके बाद ही आप एक फर्स्ट अप्रोच जो ट्राई करोगे अपने पेपर पे वो करेक्ट निकलेगी। जैसी फर्स्ट अप्रोच ही करेक्ट है, मुझे स्पीड अप करने की कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, मुझे स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं। जैसे मैं स्पीड बढ़ा नहीं रहा हूं, मेरा कैलकुलेशन एरर अब होगा नहीं। तो प्रॉब्लम कहां पे थी सर? क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ने में। बहुत लोग क्वेश्चन पढ़ते वक्त डर जाते हैं, तो वो क्वेश्चन ध्यान से क्या ही पढ़ेंगे। तो जल्द से जल्द गिवन क्या है, गिवन ये है, अच्छा टू फाइन ये है, चलो अभी फॉर्मूला लगाने में बिजी हो जाओ। क्वेश्चन की स्टोरी समझनी होगी। जो क्वेश्चन ध्यान से समझेगा वही करेक्ट अप्रोच लगाएगा, उसके कम से कम मिस्टेक्स होंगे, वही 3 घंटे को मैक्सिमम यूटिलाइज करेगा। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में शायद से इसके 50% डिस्काउंट चल रहा है, वो मुझे अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। शायद से दिसंबर फर्स्ट वीक से ही 50% डिस्काउंट होगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, शायद से मुझे याद नहीं रहती ये सारी चीजें, जो एक PSU है या फिर वो स्टेट एग्जाम है, उसके लिए भी उन्होंने टेस्ट सीरीज निकाली है। अगर आप वो टेस्ट सीरीज बाय करते हो, अगर आप वो उत्तर प्रदेश वाला एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो आप वो टेस्ट सीरीज जाके बाय कर सकते हो। जो भी वो टेस्ट सीरीज बाय करेंगे उन्हें 20% ऑफ उनके डीप लर्न हिंदी कोर्स पे मिलेगा। तो यही सारी चीजें थी सर, मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया है।
आपको टेस्ट सीरीज कौन सी बाय करनी चाहिए मैं बता दिया है। मैंने भी वही बाय की थी, इसलिए मैंने वही आपको रिकमेंड भी की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो पे लाइक कर सकते हो, और जो भी आपके डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन